दोस्तों नमस्कार। जैसा आपको पता है कि भारत के संसद ने 3 नए कानून पास किए हैं भारत के अंदर जिस तरह से अपराध हैं उनको मैनेज करने के लिए। इस श्रृंखला में हम आईपीसी का जो नया रूप है भारतीय न्याय संहिता, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इस बात को समझना था कि जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता वो क्या कहता है। पहले एपिसोड में या पहले भाग में मैंने आपको वो डिटेल में बताया। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से किन किन प्रावधानों का बदलाव किया गया है, बड़े रूप में कितने बदलाव हुए हैं, और आने वाली सीरीज में हम स्पेसिफिक जाएंगे अलग अलग अपराधों को से निपटने के लिए किस तरह के प्रावधान इस कानून में किए गए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि जो पुराना आईपीसी था, जो 1860 में बना था, बीच बीच में उसमें अमेंडमेंट जरूर हुए, लेकिन उसकी भाषा, उसकी शैली, उसकी आत्मा गुलामी के दिनों की जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे उसी से जुड़ी हुई थी। लेकिन नए कानून में कुछ बड़े फेरबदल किए गए हैं जिससे इस कानून का रूप भी बदला है, इसका इंटेंशन या आत्मा भी बदली है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका जो असर है वो समाज में देखने को मिलेगा। इस कानून में, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता बोल रहे हैं, जो 2023 दिसंबर में पास हुआ, 25 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदय ने उसको मंजूरी दी, उसमें 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। अब ये 20 नए अपराध कौन से हैं, आने वाले सीरीज में मैं इनकी डिटेल में चर्चा, आने वाले एपिसोड्स में मैं उसकी डिटेल में चर्चा करूंगा। इसको जहां पे जौन सा अपराध जोड़ा गया है मैं वहीं ही चर्चा करूंगा ताकि आपको वो पूरा सब्जेक्ट क्लैरिटी में आ जाए और कंफ्यूजन ना रहे। 19 ऐसे अपराध हैं जिनको डिलीट किया गया है आईपीसी से, जो पुराने कानून थे उसमें। कारण बहुत सिंपल था, जैसा कि उसका इंटेंशन था ब्रिटिश हुकूमत को बचाना, उसके हित का प्रोटेक्शन करना। तो बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए थे जिसको आज की दुनिया में आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या आपको लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, या ये जबरदस्ती के एक इंसान की जिंदगी में या उसके फ्रीडम पे अतिक्रमण है। तो उनको हटाया गया है। और जैसा मैंने कहा कि नए अपराध इस दुनिया में आ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या और किसी तरीके से, तो ऐसे 20 अपराधों को जोड़ा भी गया है। 33 अपराध ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट बढ़ाया गया है, क्योंकि कहीं पे 1 साल था, कहीं पे 6 महीने था, कहीं पे पनिशमेंट कम था, वहां से बढ़ा के 3 साल को कहीं 7 साल हुआ है, कहीं पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, कहीं पे डेथ पेनल्टी। खासकर जब महिलाओं और खासकर बच्चियों के साथ जो शोषण होता रहा उसको समझना था। लव जिहाद का मुद्दा समझा, आज पिछले कई दिनों में हमने उसको कैसे कंट्रोल किया जाए इस पे प्रावधान है। मॉब लिंचिंग के मुद्दे आए थे सामने, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके प्रावधान हैं। साइबर क्राइम, क्योंकि पहले तो इंटरनेट था नहीं, अब इंटरनेट आ गया, क्राइम करने के, अपराध करने के तरीके बदल गए, उससे रिलेटेड कानून भी बनाए गए हैं। तो जो मैंने कहा कि 20 नए ऑफेंस हैं, वो जो पिछले दिनों समाज में घटनाएं हुई उनको कैसे रोका जाए उससे संबंधित है। 83 अपराध ऐसे हैं जिसमें फाइन बढ़ा दिया गया। पहले फाइन था 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए। आज 5,000 रुपए का फाइन का क्या मतलब है? जैसा मैंने कहा कि मिलावट का एक उदाहरण मैंने दिया था कि 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए फाइन। अब एक कंपनी या एक व्यक्ति अगर वो करोड़ों रुपए मिलावट करके कमा लेता है और अब आप कहते हो आप 5,000 रुपए फाइन जमा कराइए, तो उसको क्या इंसेंटिव है कि वो मिलावट ना करे? उसके लिए तो मिलावट करना अपने आप में बिजनेस मॉडल हो गया, क्योंकि कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा है और वो समाज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, समाज का नुकसान कर रहा है, अपनी जेब भर रहा है, पब्लिक को बीमार करके, और कानून कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के जो प्रावधान थे उनमें बदलाव आया है। 23 अपराध ऐसे हैं जिसमें मिनिमम पनिशमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले शायद सिर्फ समझा के भेज दिया जाता था, डांट के भेज दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था। उदाहरण के लिए कि अब किसी ने 500 रुपए की चोरी करी, अब आप उसको क्या सजा देंगे? या किसी ने कहीं पे जाके भीख मांगने का काम शुरू किया, अब भीख मांगने वाले को आप क्या सजा देंगे? तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं समाज में, उसको
भी कैसे एड्रेस किया जाए, इसके बारे में भी इस कानून में सोचा गया है। और पहली बार कम्युनिटी सर्विस, जिसको हम कार सेवा भी बोल सकते हैं, या हम सामाजिक स्तर पे अगर मान लीजिए किसी को कहा जाए कि आप जाके गार्डनिंग करें या आप मोहल्ले की सफाई करें या आप सारे खेत में, मतलब कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कहीं और शहर में रहते हैं तो आप जाइए, आप किसी और पब्लिक यूटिलिटी में या पेड़ों को पानी दीजिए, कुछ भी करिए ताकि लोगों को पता लगे कि इस आदमी ने गलत किया था और हम इसको जेल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन समाज के सामने हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि जो ये गलती कर रहा है वो दंडनीय है। और वो भी डिस्करेज हो कि बार बार पब्लिक में जाके, जिसे कहते हैं ना नेम और शेम, वो ना हो। इससे जिस मोहल्ले में वो रहता है वहां पे भी उसको शर्म आएगी, उसके परिवार को शर्म आएगी, तो अपराध करने से बचेगा। इंटेंशन है प्रिवेंशन को लेके कि अपराधों को रोका कैसे जाए। अगर आज किसी ने मान लीजिए 2,000 रुपए की जेब काट ली, अब उस चोर को आप कहाँ लेके जाओगे? तो होता ये था, थाने में ले जाती थी पुलिस, डांटती थी, जिसके पैसे अगर मिल जाते थे तो उसको लेके वापस दे दिए और उसको डरा धमका के छोड़ दिए। अगर आप जेल में रखते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति उन क्रिमिनल्स के बीच में है तो हार्डन क्रिमिनल होकर निकलेगा। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को आप कहेंगे ठीक है तुमने चोरी करी, अब सजा ये है कि तुम अपने मोहल्ले में या अपने समाज में जो काम आपको बताया जा रहा है आप वो करेंगे, ताकि उसको एक सजा भी मिले कि ये क्यों कर रहा है और उसको सीखने को भी मिले कि गलत काम नहीं करना है। तो ये प्रावधान भी 6 अपराधों में किए गए हैं। इनकी चर्चा जब हम अलग अलग सेक्शंस में जाएंगे तब हम करेंगे। कुछ और जो बड़े बदलाव जिससे कंफ्यूजन होता था उसको भी इस कानून में एड्रेस किया गया है। जैसे कि बच्चों की परिभाषा, अगर हम देखें तो बच्चों की परिभाषा इस बार बहुत क्लियर कर दी गई है। और कानून के हिसाब से अगर सेक्शन 2(3) में अगर हम देखते हैं तो जो भी व्यक्ति 18 साल से कम है उसको बच्चा माना जाएगा। ये कानून ने क्लैरिफाई कर दिया है। ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन नहीं थी, उस डेफिनेशन को भी इस बार इस कानून में जोड़ दिया गया है। और ट्रांसजेंडर के लिए ये कहा गया है कि ट्रांसजेंडर शैल बी मीनिंग assigned to it in clause K of section 2 of Transgender Persons Protection of Right Act 2019। तो जो ट्रांसजेंडर्स के लिए जो कानून बनाया गया है, स्पेसिफिक कानून, उसमें जो परिभाषा है वो ही परिभाषा यहां लागू होगी। डिजिटाइजेशन का जमाना है, बहुत सारी चीजें, इवन कोर्ट भी कहता है कि आप डिजिटल एविडेंस दीजिए, ऑनलाइन पेपर फाइल करिए, दुनिया भर के कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो पहले क्या होता था, जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते थे, आप कहीं भी जाइए तो लोग कहते थे हार्ड कॉपी दो, फोटो कॉपी दो, कागज दिखाओ। अब कागज आप डिजिटल को भी डॉक्यूमेंट मानेंगे। अगर आपके पास डिजिटल पीडीएफ फाइल है, फोटो है, इमेज है, वीडियो है, ये सब डॉक्यूमेंट आपके कहलाएंगे और ये मान्य होंगे। तो जो कंफ्यूजन था कि क्या पीडीएफ फाइल मान्य है या नहीं है, या हार्ड कॉपी ही चाहिए, ये सब चीजों का जो कंफ्यूजन था अब ये हट गया है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऐड की गई है। अभी तक हम बात करते इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, लेकिन अब मूवेबल प्रॉपर्टी का भी डेफिनेशन ऐड कर दिया गया है। और मूवेबल प्रॉपर्टी में यह कहा गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। तो अगर अब आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है, जमीन में बंधी हुई है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते या अलग करने से उसका उपयोग खत्म हो जाएगा, तो उसको माना जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके अलावा जिस चीज को आप हटा सकते हैं, अब घर में अगर आपके मान लीजिए कि बेड है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन अगर आपके दरवाजे खिड़की हैं वो इमूवेबल कहलाएगी। लेकिन कंफ्यूजन होगा आने वाले समय में कि मॉड्यूलर फर्नीचर को आप क्या बोले, क्योंकि उसको तो मैं हटा सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें जैसे जैसे आगे कानून बढ़ेगा उसमें व्याख्याएं आएंगी तो इस तरह के कंफ्यूजन भी हटेंगे। इसके अलावा जो कानून में चीजें डाली गई हैं, विमेन और चाइल्ड को लेके काफी अपराध हो रहे थे। अगर हम देखें तो बच्चियों के साथ
सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था, इसमें काफी कड़े प्रावधान किए गए हैं। और इस पूरे जो बच्चियों के साथ जो अपराध होता था, इसको एज वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है कि अगर आपने छोटी बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया या क्राइम किया तो इवन उम्र कैद की भी सजा का प्रावधान उसमें है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन सब चीज़ों की मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और आपको पता रहेगा कि किन बातों को लेके हम आने वाले दिनों में नए कानून देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कानून जो हुए नहीं लेकिन जो प्लानिंग की स्टेज में थे, जैसे अबेटमेंट है, अटेम्प्ट है, कॉन्स्पिरेसी है। ये छुपे हुए अपराध थे, ये शातिर लोग जिसको कहते हैं प्लानिंग में मास्टरमाइंड्स, ये सामने नहीं आते हैं, पीछे काम करते हैं। अब इन मास्टरमाइंड्स तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए भी कानून की जरूरत थी, क्योंकि जिसने अपराध किया उसको तो आपने पकड़ लिया, लेकिन जिसने उसको प्लान किया, जिसने उसकी कॉन्स्पिरेसी रची, जिसने वो षड्यंत्र किया, वो कहाँ है? उसको आप कैसे फंसाओगे? क्योंकि कोर्ट में आप कहते हैं सर इसका तो कोई हाथ ही नहीं है, ये तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, आप इसको कैसे सजा देते? तो वहां पे एक गैप था। जब तक आप उसके एविडेंसेस को लाते, क्योंकि ऐसे शातिर लोग बहुत तरह के काम करते हैं। जैसे आज भी अगर आप देखें तो जो लीकर पॉलिसी है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जो दिल्ली में केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ जो ऑपोजिशन, जो उनके वकील हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि साहब मनी ट्रेल कहाँ है? आप कह रहे हो कि ये मंत्री थे, इन्होंने पॉलिसी बनाई, अगर इन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई तो मनी ट्रेल कहाँ है? अब ये बहस चल रही है पिछले 1-1.5 साल से कोर्ट्स में। अब इस तरह की कॉन्स्पिरेसी को, इस तरह के जो अपराध हैं उनको रोकने के लिए भी इस कानून में प्रावधान किए गए हैं। जो नए ऑफेंस इसमें कानून में इंक्लूड किए गए हैं वो है ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है। जैसे आपने साइबर क्राइम देखा, लोग मिलके एक दूसरे को फोन करते हैं, बैंक अकाउंट है, पिलफरेज है, भी अकेला आदमी तो कर नहीं सकता, तो ये होता है। इसी तरह से मर्डर के केसेस हैं, इसी तरह से कहीं लूटपाट है, कहीं कुछ और है। ये सब चीजें आज अपराध की श्रेणी में आ जाएंगी। टेररिस्ट एक्ट हमें पता ही है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, बड़ा क्राइम और छोटे क्राइम में डिफरेंशिएशन किया गया है। एक प्रॉब्लम जिसको लेके काफी समय से समाज में चिंता थी वो था हिट एंड रन केस। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने किसी को टक्कर मार दी और अगर आपने उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, आप अपराधी हो गए। अगर किसी आपके एक्सीडेंट से, आपके किसी से की मौत हो गई आपकी गाड़ी से, एक्सीडेंट से, आपको खुद जाके कोर्ट में, थाने में या पुलिस स्टेशन में बताना होगा कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया और मैंने गलत किया। अगर आपने भागने की कोशिश की और नहीं बताया तो आप अपराधी माने जाएंगे। ये पहले गैप था। तो ये सब चीजें अब क्लैरिफाई हो रही हैं ताकि लोग संभल के चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें। मॉब लिंचिंग का हमने देखा, इसके ऊपर कानून बना। बच्चों को हायर किया जाता है भीख मांगने के लिए या कोई और क्राइम कराने के लिए, जो इस तरह की हरकत करेगा उन पे भी कानून कार्रवाई करेगा। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन बाय डिसाइट मीन्स अगर हम अपना नाम छुपा रहे हैं, जो हमने देखा लव जिहाद में, एक मुस्लिम लड़का हिंदू बन के हिंदू लड़की को फंसाता है, उसको शादी का वादा देता है, उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करता है, शादी भी कर लेता है और बाद में कहता है मुस्लिम बनो, और लड़की को झटका लगता है कि मेरे को तो पहले बताया नहीं था ये मुस्लिम है। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी अब पूरे देश में कानून लागू हो गया है। पहले ये हो रहा था कि राज्य बनाएंगे, लेकिन अब नया कानून पूरे देश में इस तरह की घटनाओं को और हरकतों को रोकने के लिए ये कानून का इस्तेमाल होगा। स्नैचिंग, छीना झपटी का मामला, इसको भी जोड़ा गया है। अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया, अब पन्नू जैसे लोग बाहर बैठ के भारत में उकसाते हैं और भारत के हितों का विदेश में उकसाते हैं, वहां की एम्बेसीज पे, भारत के जो धार्मिक स्थान है उन पे, हिंदू मंदिरों पे, इस तरह की अगर जो हरकतें होती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भी कानून बनाया गया है। भारत की संप्रभुता को लेकर भी जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो हरकतें दी जाती हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए इस तरह की बातें कही गई। भारत की एकता और संप्रभुता, अखंडता को भी अगर कोई चैलेंज करता है, उसके लिए भी इस बार कानून बनाए गए हैं। अगर कोई फॉल्स न्यूज या फेक न्यूज पब्लिश करता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आज आप इंटरनेट पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, जिसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत सारी फेक न्यूज चलती है।
ये सब अब फेक न्यूज़ फैलाने वालों के लिए खतरा है। अब उनको ओरिजिनल कंटेंट बनाना होगा, कट पेस्ट करके, फेक थंबनेल लगा के, मिसलीड करके अपराध फैलाना, दंगे प्रदर्शन के लिए समाज को उकसाना बाय यूजिंग फेक न्यूज़, ये सब चीज़ें अब कंट्रोल में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें, नए अपराध जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब एक पहले अपराध होता था कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो सुसाइड करने वाले को अपराधी माना जाता था। अब ये बड़ा विचित्र स्थिति थी। अब उस कानून में जो था कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पे जो जिसको अपराध माना गया था, इसको हटा दिया गया है। जो बेगरी है, जो भीख मांगने की प्रथा है, इसको डिस्करेज करने के लिए, ताकि बच्चों का, महिलाओं का, किसी का भी शोषण एज ए बेगर ना हो, इसको रोकने के लिए भी नया कानून बनाया गया है। कम्युनिटी सर्विस, जो 5,000 रुपए से कम की जो चोरी करेगा उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसको कहा जाएगा आप कम्युनिटी सर्विस करो। और बहुत सारे जो कानून हैं जो अलग अलग पैराग्राफ में थे, अलग अलग आईपीसी में अलग अलग जगह थे, उनको क्लब करके एक नया रूप दिया गया है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ओवरलैपिंग नहीं हो, और जो कोर्ट्स हैं और जो वकील हैं और जो अपराधी है, जो गुनहगार है, सबको न्याय मिल सके। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें किया गया है। इसके अलावा जो अंग्रेजों की रूपरेखा थी, क्योंकि कानून में बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल था जिससे लगता था कि हम अभी भी गुलामी की दुनिया में हैं, उनको भी हटाया गया है। उदाहरण के लिए जो शब्द हुआ करते थे, अगर आप बोल सकते हैं कि भाई मेंटली डिस्टर्ब एक अलग शब्द है, लेकिन अलग अलग नाम दिए गए थे, लुनेटिक, इनसेन, इडियट, इस तरह के जो आर्काइक वर्ड थे, जो जिसको आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी को डिग्रेड करते थे, उन शब्दों को हटा दिया गया। जो कॉलोनियल टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी, जैसे ब्रिटिश कैलेंडर, क्वीन, ब्रिटिश इंडिया, जस्टिस ऑफ द पीस, इस तरह के जो ब्रिटिश कॉलोनियल वर्ड्स थे, उनको भी इस कानून से हटा दिया गया है। 44 जगह पे कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द का इस्तेमाल हुआ था। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, इसको हटा के कोर्ट कर दिया गया था, ताकि इस तरह की जो बातें हैं उनको हटाया जाए। जो चाइल्ड की परिभाषा थी, बच्चे की परिभाषा थी, वो अलग अलग जगह अलग अलग थी। आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा कि अगर आप रेलवे बुकिंग करते हैं तो उसमें चाइल्ड की परिभाषा अलग है, आप अगर एयरलाइंस की बुकिंग करते हैं तो परिभाषा अलग है, अगर नशा मुक्ति की बात करते हैं तो परिभाषा अलग है, बहुत सारी जगह पे कुछ और परिभाषा है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग परिभाषा थी। तो लेकिन अब जो आपराधिक कानून होंगे उसमें परिभाषा को क्लियर कर दिया गया है, और इसमें दो बातें ध्यान रखने की। जो 18 साल से कम है उसको अपराधी माना जाएगा, लेकिन अगर हमने देखा है कि जो सामूहिक बलात्कार निर्भया केस था, उसमें 17 साल का बच्चा सबसे ज्यादा जिसने हीनियस हरकत की थी, वो 17 साल का था, क्या उसको बच्चा मान के छोड़ा जाएगा? अब ऐसा नहीं है। उसमें अब क्या प्रावधान है, जब हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं पे अपराध जो हो रहे हैं वहां क्या प्रावधान किए गए हैं, वो चीजें मैं आपसे वहां डिटेल में चर्चा करूंगा। तो आप इस पूरी सीरीज को देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी, क्योंकि आपको इस समाज में रहना है, आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, ताकि आप पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, अपराधी से कैसे निपटे, उनको कैसे समझाएं अपनी बात, ये सब जानना जरूरी है। इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग स्टाइल है वो सिंप्लीफाई की गई है। पहले जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए कहा जाता था कि कानून के लिए वकील चाहिए। हकीकत यह है कि लॉ की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि आम आदमी समझ सके कि उसकी क्या जिम्मेवारियां हैं, उसके क्या अधिकार हैं। लेकिन हम लोगों ने एज ए लीगल प्रोफेशन हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था कि उस कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश को समझने के लिए कोर्ट में बहसें चलती थी। जजेस, वकीलों के बीच में यही आर्ग्यूमेंट चलता रहता था कि इस शब्द का मतलब क्या है, इस भाषा का मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो जितना हम कॉम्प्लिकेटेड और जार्गन्स यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जार्गन्स के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, अब आप उसका इंटरप्रिटेशन करते रहिए, उसी में टाइम, पैसा, एफर्ट सब वेस्ट होता था। तो जहां तक हो सके भाषा जितनी सिंपल हो, जितनी सरल हो,
चाहे आप ऑफिस में हो, कोर्ट में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, जितनी सरल भाषा का और सिंपल भाषा का इस्तेमाल करेंगे उतना कंफ्यूजन कम होगा। क्लासिक एग्जाम्पल है, आप एग्रीमेंट उठा के देख लीजिए, इतने जार्गन्स का इस्तेमाल होता है कि जब डिस्प्यूट होता है तो समझ में नहीं आता कि कौन क्या कहना चाह रहा था। एक पक्ष कहता है कि मेरा मतलब ये था, दूसरा कहता नहीं मेरा मतलब ये था, क्योंकि वो जो टर्म हमने अडॉप्ट करी वो कंफ्यूजिंग थी, वो रिलेवेंट नहीं थी, उसको जरूरत से ज्यादा हमने इंग्लिश इंप्रूव करने के चक्कर में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, जिससे डिस्प्यूट बढ़ गए। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो जितना हो सके जिंदगी में सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि उसके कई मतलब ना हो, और जहां पे मतलब वर्ड से नहीं निकल रहा हो तो उसको हो सके तो पूरी लाइन में लिख दीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। और 12 जगह पे कानून में लिखा गया था डिनोट्स। अब डिनोट्स का क्या मतलब है? तो ना इसको रिप्लेस कर दिया गया मीन्स डिनोट्स वाज ए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, सिंपल इंग्लिश मीन्स को लिख के उस पूरी भाषा को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। दैट इज टू से, एक और फ्रेज था दैट इज टू से, अब उसकी जगह सिंपल शब्द का इस्तेमाल किया गया है नेमली। तो भाषा अगर सिंपल होती है, कानून आसानी से समझ में आता है, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो जिसने अपराध किया उसको सजा मिलती है और जिसको न्याय मिलना चाहिए था उसको न्याय मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज की महत्वपूर्ण बातें जो मुझे आपको बतानी थी कि जो नया कानून है इसमें क्या बदलाव हुए। पहला एपिसोड भी आप देखिएगा, इसको भी देखिएगा, ये पूरी सीरीज में चलाऊंगा ताकि आप लोगों को एक एक बात समझ में आ जाए। और अगर आपको पता रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको भी पता रहेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। उम्मीद है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ये वीडियो आप अपने जो दोस्त लॉ कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो कंपनियों में काम कर रहे हैं उन तक भी भेज सकते हैं, ताकि उनकी भी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए इस कानून को समझने के लिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।